अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द इशू। मैं हूं सबिया बुखारी। आज ज़ीशान अली अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में बात होगी गुज़श्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें अगर पाकिस्तान भर से बात की जाए तो PTI 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर रही, जबकि नून लीग 59 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आ गई है। कैंटोनमेंट बोर्ड में 55 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े हैं और जियाले सिर्फ 17 सीटें ही हासिल कर सके हैं। पंजाब में इलेक्शन के नतीजे सबसे ज्यादा दिलचस्प रहे हैं जी। 113 नशिस्तों पर नून लीग 51 सीटें लेकर कामयाब जमात ठहरी है। पंजाब भर में PTI सिर्फ 28 नशिस्तें ही हासिल कर सकी है। उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस की नाकामी का ये इलेक्शन एक मुंह बोलता सबूत है। लाहौर की 20 में से 15 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब रही है। पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में पीपल्स पार्टी और PTI 14 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही हैं और MQM 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही है। कराची, फैसल कैंट और मलीर कैंट से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हो सका। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि लाहौर में वॉल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया है। चकलाला कैंट में भी PTI को अपसेट शिकस्त हुई है। शिकस्त की क्या वजूहात हैं और पंजाब में बुज़दार गवर्नेंस के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उनकी ये सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसी साबित होगी, इसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर साफी इमरान सोहेल और टेलीफोन लाइन के जरिए में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार समर इकबाल भट्टी साहब ने। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। भट्टी साहब, कल होने वाले पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी तो आप देखें कि जैसे PTI के बाकी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वहाँ पे अगर PTI जीतती रही, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन के अलावा जिस तरह GB के इलेक्शन हुए वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, आज़ाद कश्मीर के हुए तो वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। और इसके बारे में ये कहा जाता रहा है PTI के अंदर कि मोहतरमा मरियम नवाज जो थी वो नून लीग की तरफ से नहीं बल्कि PTI की तरफ से कंपेन कर रही थी और उसका सारा क्रेडिट जो है वो उन्होंने लिया और वो जीत गए। सेम वही सिचुएशन पंजाब के अंदर हुई है PTI के साथ। ठीक है, ओवरऑल PTI अच्छी पोजीशन में है कि मतलब पहले नंबर पे आ गई है, लेकिन नॉन लीग के साथ कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई 2 या 3 या 4 सीटों का फर्क है। और यहाँ पर पंजाब के अंदर अगर PTI के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके अगर कोई वाहिद रीजन हो सकती है तो वो उस्मान बुज़दार था। बिल्कुल भट्टी साहब, बुज़दार गवर्नेंस पे तो हमने डिटेल में बात करनी है। एक बड़ी चीज जो हमने इलेक्शन में देखी वो ये थी कि आजाद उम्मीदवार जो है वो काफी नशिस्तें इसमें ले गए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये कोई ट्रेंड सेट होने जा रहा है कि ये जो नाराज अराकीन है अगले इलेक्शन में आजाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं बड़ी तादाद में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन जब करीब आते हैं तो उस वक्त एक हवा चलती है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको एक अंदाजा हो जाता है। जैसे कि 2018 के इलेक्शन में हुआ कि बिल्कुल एट द मोमेंट आके PTI की ऐसी हवा चली कि मोस्टली लोग जो थे वो PTI के साथ ही उन्होंने अपना इल्हाक बेहतर समझा और उसी की तरफ से इलेक्शन लड़े। हाँ, जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं इनमें आज़ाद की तादाद वैसे भी ज़्यादा होती है नॉर्मली। वो बाद में डिसाइड करते हैं कि जी अब हमने गवर्नमेंट की साइड पे जाना है या हमने अपोजिशन की साइड पे जाना है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट की साइड इसलिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि उनको ये थोड़ा लालच होता है कि जी हमें चले फंड्स मिल जाएंगे, हम आवाम को कुछ डिलीवर कर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। लेकिन इसके अंदर देखने वाली बात यह है जी कि जो PTI की पोजीशन 63 सीट्स वाली आई है, एक तरफ से तो देखा जाए तो जो इस वक्त अवाम के अंदर एक जो बहुत सबसे बड़ी जो एक तशवीश पाई जाती है वो महंगाई वाली पाई जाती है। इतनी महंगाई के बावजूद PTI की इतनी सीटें निकालना ये एक खुशाइन चीज भी है PTI के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आपकी हुकूमत होने के बावजूद अगर आप सिर्फ 63 सीटें ले सकें, अगर आप साबका इलेक्शन देखें तो साबका जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, तो उनके अंदर नून लीग ने उस वक्त 73 सीट्स ली और PTI ने इस वक्त
सिर्फ 63 सीट ली हैं। और देखा ओवरऑल जाए तो अगर इलेक्शन में जीत गवर्नमेंट जाना इनकी कोई थी, विफाकी हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती, लेकिन बड़ी जो बात नहीं पंजाब में समझी जी, अपसेट हो गया है, नून लीग जिस बहुत तरह बड़ा अपसेट है जी, कामयाब बहुत हुई बड़ा है, अपसेट है। आप क्या समझते हैं ये जो पंजाब में इतने बड़े पैमाने पे ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ भी की गई है, तब्दीलियां की गई हैं, तकर्रुर तबादले इतनी बड़ी तादाद में इन 3 सालों में किए गए, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ना इदारे काम कर रहे हैं, ना राय आमा हमवार हो रही है पंजाब में, तो क्या वसीम अकरम प्लस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए? जी बिल्कुल, ये तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे बात हो रही है जी कि हालांकि पंजाब देखें आपका सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब के अंदर जैसे साबका 3-4 अदवार में मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। पंजाब के लोगों को ये पता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव थे, हर जगह पे वो एक्टिव नजर आते थे, डिलीवर करते थे, काम करवाते थे। लेकिन उनकी निस्बत अब अगर देखा जाए तो जिस तरह खान साहब को पहली दफा बाकी गवर्नमेंट में एक मौका मिला था, तो इनको चाहिए था कि कम से कम अपना जो पंजाब का सूबा था, जो बड़ा सूबा था, जिसने बाकी सारे सूबों के लिए मिसाल कायम करनी थी, यहाँ पे उनको तो चाहिए था कि कोई इस तरह का कैंडिडेट लेकर आते वजीर आला पंजाब के लिए कि जो मियां शहबाज शरीफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते। लेकिन उन्होंने तो आप समझ रहे हैं कि वो जिस तरह क्लास में बिल्कुल वो लास्ट बेंचर होते हैं ना, इस तरह का एक बंदा ला के बिठा दिया। वो ठीक है, खान साहब कोई एग्जाम्पल कायम करना चाहते होंगे कि जी ठीक है जी, मैंने बैकवर्ड एरिया से एक बंदा ला के बिठा दिया और एक नई मिसाल कायम कर आप दी समझते हैं उन कि ये लोगों बस को एक मौका दे दिया। एग्जाम्पल सेट करने की बात है, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने लोग भी खुल्लम खुल्ला बयानात देते रहे हैं बुज़ार गवर्नेंस के हवाले से, और कहते रहे हैं कि कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, फिर जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी इस तरह के बयानात सामने आते रहे, उनके बावजूद भी इमरान खान उनको इतनी सपोर्ट करते रहे, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से खान साहब की एक काफी बातों के अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस होता है कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी मैंने जो डिसीजन लिया है ठीक लिया है, काफी जगहों पे तो ठीक रहा। लेकिन एक वाहिद ये जो डिसीजन था इनका पंजाब के वजीर आला वाला, मेरे ख्याल में ये अभी भी इनके पास 2 साल का टाइम है। अभी भी खान साहब को चाहिए कि इसके ऊपर सोच करनी चाहिए। आपके देखें, अब तो आपके सामने परफॉर्मेंस भी आ गई ना 3 साल की, और उस 3 साल की परफॉर्मेंस का ये रिजल्ट भी आपके सामने आ गए। अभी अगर बलदियाती इलेक्शन के अंदर ये पोजीशन है, तो आप देखें कि 2 साल के बाद अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होगा। आपको तो चाहिए था कि देखें, गुलजार साहब ने ठीक है बहुत सारे काम करवाए होंगे, कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स के ऊपर काम ठीक है पूरे पंजाब के अंदर चल रहा है, जो अभी तक उस तरह से मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से काम चल रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जो तरक्याती काम होते हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की तरफ, और अगर काम आप करवाए जा तरक्याती रहे हैं काम मगर देखें, राय आमा हमवार नहीं हो रही और पीटीआई की साख बुरी तरह डैमेज हो रही है। इमरान, ये तरक्याती कामों के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है जी। आप लाहौर का हाल देख लें कि लाहौर के अंदर सफाई का अभी तक वो निज़ाम उस तरह नहीं रहा जिस तरह साबका गवर्नमेंट में था। लाहौर के अंदर तरक्याती काम जो है वो उस तरह से नहीं हो रहे। बड़े मेन रोड इस तरह के हैं जो आपको टूट फूट का शिकार नजर आते हैं, और वहाँ पे ये चीजें जो होती हैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि देखें जी साबका गवर्नमेंट की तो ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, अभी उस तरह से डिलीवर नहीं हो रहा जिस तरह से। आप ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप एजुकेशन के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तरक्याती काम जो होते हैं ये भी करने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक मेरे ख्याल में तरक्याती काम ना होने की वजह जो है वो इनकी ठीक है इमरान, पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतना बड़ा अपसेट उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा और किसी को नजर क्यों नहीं आती? अच्छा, मेरा थोड़ा ना इख्तलाफ है आप दोनों से ही, भट्टी साहब से भी और आपसे भी, इस तरह से कि आप दोनों ही ना मुझे मेरे बात के बाद मुझे कोई कैंडिडेट बता दीजिएगा जिसके आने के बाद यहाँ दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी और बाहर खजाने पड़े होंगे और लोगों के घरों में आटे की बोरियां और पता नहीं कितना कितना राशन पड़ा होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप भरपाई कितनी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक आईजी 3 साल पूरे करके जाए और वो जो थोड़ा बहुत सिस्टम ठीक होने की कोशिश की जा रही है, देखिए आपने आजमाना तो है ना, एक बंदा काम नहीं ठीक कर रहा है तो आप इसलिए नहीं बदलेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे कि तुम 10 दिन बाद बंदा बदल देते हो। और भाई एक बंदा काम नहीं सही कर रहा है तो उसको बदलोगे ही ना। आपके सिस्टम में आपने सिस्टम चेक करना है कि पिछले 70 सालों में कितना गंद पड़ा हुआ था और उस गंद को किस तरह से उठाना है और किस तरह बारी बारी उन चीजों को साइड पे लगाना है आपने। और दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हैं,
में बैठे हुए लोग जितने बेहिस और वो लोग जितना गंद डाल के और जितना काम को खराब करते हैं, भट्टी साहब बखूबी इन बातों को जानते हैं और वो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या चीज है। आपका अच्छा भला काम होता होगा, उसमें भी कीड़े निकाल के रख देंगे और वो नहीं होगा। पॉलिटिशियंस चाहे ना तो सुबह पूरे लाहौर की सारी सड़कें नहीं बन जाएंगी, लेकिन आड़े क्या चीज आती है, तरक्याती काम कौन नहीं होने दे रहा? ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, अब एक अगर चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं तो चीफ सेक्रेटरी बदलने के बाद उसके नीचे सिस्टम ठीक करने की जब बारी आती है तो नीचे वाला सेक्रेटरीज काम खराब शुरू कर देते हैं। क्यों? कि जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं क्लर्क लेवल से लेके सेक्रेटरी लेवल तक तमाम इदारों के अंदर, वो किसने की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो किसने की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। और अब वो जो उनके लगाए हुए पौधे थे, आज वो बड़े बहुत तनावर दरख्त बन चुके हैं, जो कि डायरेक्ट, देखिए अगर सियासतदान एक पावर रखता है तो ब्यूरोक्रेट उससे ज्यादा पावर रखता है किसी काम को रोकने के लिए। तो उन सारी चीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब आप एक मर्जी का बंदा लगाते हैं जी, किसी भी सूबे में सेक्रेटरी, वो आप उसको एक अहकाम जारी करते हैं। देखिए डायरेक्ट तो नहीं ना किसी भी सड़क को आप बनाने शुरू कर देते, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एक हिरारकी है कि आपने अखबार इश्तिहार देना है, उसके बाद टेंडर होना है, टेंडर होने के बाद जाके कहीं रोड बनना है या कोई तरक्याती काम होना है। अब वो काम नहीं होने दे रहा, उसके अंदर कोई रखने डाली जा रहा है, तो वहां पर पॉलिटिशियन क्या करेगा? वो यही करेगा ना, अच्छा मेरे 10 तरक्याती काम है जो मैंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए रखे हैं, वो तो हो ही नहीं रहे। वो किस तरह होंगे? क्योंकि नीचे से सेक्रेटरी नहीं होने दे रहा या ब्यूरोक्रेसी नहीं होने दे रही। तो अब कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं, आप उसको अगर ओवरऑल देखें कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, तो आपको ओवरऑल पूरी सिचुएशन में ये नजर आएगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सादा अक्सरियत के साथ वफाक में हुकूमत बनाई, यहां पर भी एक सादा अक्सरियत के साथ उनकी मेजोरिटी है। आम इंतखाबात में पंजाब में उस तरह से नहीं जीते। हमने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान तरीके से आपने मिलकर हुकूमत बनाई, मेजोरिटी ऑपोजिशन में फिर भी नून लीग की है, वहां पर अगर ज्यादा सीटें देखे तो फिर भी नून लीग की है। आपके वही इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो बुज़दार हुकूमत की पे तनकीद करते रहे हैं, बहुत बुरी तरह तनकीद करते रहे। देखिए मैं बताता हूँ तनकीद क्यों कर रहे हैं। आज आप किसी एमएनए को बिना किसी टेंडर के, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के फंड अलॉट कर दें और कहें ये लो तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है और तुम अपनी मर्जी से जाकर वहां सड़कें बनानी शुरू कर दो, चाहे सड़कें बनाओ ना बनाओ, वो पैसा तुम्हारे पास है। यही वो बात थी ना जो इमरान खान ने की थी और ओपोजिशन समेत तमाम उन तजिया निगारों को, उन मीडिया पर्सन को बहुत तकलीफ हुई थी कि इमरान खान ने कैसे ऐलान कर दिया कि कराची में बैठे हुए हर एमएनए को 10-10 करोड़ रुपए दे देंगे। ये तो खुली रिश्वत है, ये तो 2 नंबरी है सीधी सीधी, ये तो इलेक्शन जीतने का एक तरीका है। तब तो सब बोले थे, लेकिन आज अगर इन सारे तरीकों को लाइन पर लाने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन की बात की जा रही है तो सारे कहते हैं उस्मान बुज़दार जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा। आज उस्मान बुज़दार लोगों की मर्जी के काम करना शुरू करना चाहे वो मीडिया पर की गवर्नेंस को ठीक देख रहे हैं। मैं उसकी गवर्नेंस को ठीक नहीं देख रहा। आप चलें कह देते हैं जी खराब है, लेकिन क्या बाय लॉज को क्रॉस करके अगर तरक्याती काम करवा दे और कल को आने वाली हुकूमत में, आज तो 2-3 केसेस की बात हो रही है ना, अगर वो कल मुंतखब नहीं होता तो आप तो 70 केसेस में उसको लटका देंगे। तो वो भी तो आराम से देख के कदम रख रहा है। उसके साथ भी जो लोग चल रहे होंगे वो भी बता रहे होंगे उस्मान साहब ये काम बाय लॉज में हो रहा है और ये आउट ऑफ द वे जाके हो रहा है। तो पॉइंट इज एंड में जाके पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो साख इतनी बुरी तरह डैमेज हो रही है पंजाब में, अगले इलेक्शन में इसके नताइज उनकी मुखालिफत में आएंगे। मैं तो ये समझते नहीं। भट्टी साहब ने पिछले प्रोग्राम में ही कह दिया था कि उन्होंने गैलप का सर्वे दिया था, उन्होंने कहा था जी बहुत अच्छी साख चल रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो भट्टी साहब ने पिछले प्रोग्राम में क्यों मिसाल दी गैलप के सर्वे की कि उन कारकर्दगी को बेहतर तस्वुर किया जा रहा है। या तो हम मिसाल देना बंद कर दें या अपने अगले प्रोग्राम में उसी बात को उल्टा ना दे, जैसे हुकूमत उलट जाती है ना। आज हम उसी तरह से कह रहे हैं उस्मान बुज़दार की हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। और भाई जो छोड़ के गए थे हुकूमत नहीं उल्टी, इमरान साहब हुकूमत नहीं बंदा उल्टाता तो उसी और 2 साल में कोई भी काम नहीं कर पाएगा भट्टी साहब आगे। आज जो बंदा वफाक में क्या हो रहा है 3 साल में, मुझे बताया वफाक में क्या हुआ। अब मुझे थोड़ा मैं आपकी सारी बातें मैंने सुनी है। आप देखें मैं खुद इस चीज का कायल हूँ, ठीक है, एक ओवरऑल जो सर्वे आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, गवर्नमेंट के हक में आ रहे हैं, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस पीटीआई की आई है, ये परफॉर्मेंस अगर किसी आप देखें ये चीज पीटीआई के लिए अभी भी खुशाइंद है, अच्छी चीज है कि पीटीआई कम से कम 4 सूबों की एक जमात बन के सामने आई है।
जिस तरह पीटीआई के चारों सूबों के अंदर नंबर्स आए हैं उस तरह और किसी भी जमात के नहीं है। पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी का अच्छा नंबर सिर्फ सिंध के अंदर आया और किसी सूबे में नहीं है। नॉन लीग है तो वो सिर्फ पंजाब के अंदर आया और किसी सूबे में इस तरह नहीं आया। बाकी वही को 2-3 सीटें 4 सीटें, लेकिन जो मेन जो मार पड़ी है पीटीआई को वो सारी पंजाब के अंदर पड़ी है। तो अच्छा, वो अब तो मैं बताता हूं, भट्टी साहब, मैं आप आपकी थोड़ी सी बात- करेक्शन कर दूं, आप अगर जिस तरह- आजाद उम्मीदवार आज ऐलान जी। कर देते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जा रहे हैं, तो मुझे वो ऑब्वियसली होगा, वो होगा, तो नंबर फिर कितने नंबर बढ़ेंगे? लेकिन बात तो देखने वाली ये है ना जी कि जो लोग पीटीआई के टिकट के ऊपर आए सर आप वो कितने ठीक है, लेकिन आपने जिन लोगों को टिकट ही नहीं दिए वो इंतजामी मामला है, मैं अभी पार्टी आपको का अंदरूनी बाकी जो 2-3 मामला। चीजें बाकी जो 2-3 चीजें आपने कही, एक ब्यूरोक्रेट्स का आपने जिक्र किया, दूसरा आपने फंड का जिक्र किया, तीसरा आपने उस्मान बुज़दार। आपने देखा कि जी इस दौरानिए के अंदर पिछले 3 साल के अंदर उस्मान बुज़दार के ऊपर कितने केसेस हो चुके हुए हैं। उस्मान बुज़दार तो इस वजह से आए थे ना कि जी वो एग्जाम्पल कोट करते कि जी वो ठीक है जी बड़ी एक डिफरेंट चीज बन के आए हैं और वो बड़े एक्टिव हो गए हैं, मियां शहबाज शरीफ से भी आगे निकल नहीं वो एक्टिव होके नहीं आए थे, ठीक है, नहीं मैंने- नहीं शहबाज शरीफ रिप्लेसमेंट नहीं थी, माजरत के साथ कभी कोई यहाँ पर लाइसेंस का नहीं। उनके ऊपर केस हो रहा है, कभी भजन मुझे थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट मुझे मिल जी। लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी जी सुनी। जी कभी उनके ऊपर शराबी लाइसेंस बन रहे हैं, कभी अपने अजीजों का कहाँ गया वो केस? नवाजने का नहीं, केसेस तो हो रहे हैं ना, बात तो चल पड़ी ना। नहीं, सेकेंडली जो आपने फंड की बात की कि जी अभी वो फंड इशू करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर, पहली बात तो ये है कि पहले 2.5 साल के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई तरक्याती फंड इशू नहीं किया। ये पिछले 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने इशू करने शुरू किए हैं तो अब उनकी अभी नंबर आ रहा है ना उसका काम करवाने का। पैसा ही नहीं था, कोविड था, पैसा ही नहीं था, कहाँ से देते? खजाना खाली था, आपको भी पता भट्टी साहब, पैसे थे क्या? वो तो पैसे थे? वो इमरान साहब आपके पास खजाना ठीक है अभी भर गया है, लेकिन अभी भी इतना नहीं भरा। तो पहले पैसे नहीं ना थे, आपके पास पैसे नहीं थे सड़कें बनाने के लिए। आपके ठीक है, पास अभी भी ठीक बहुत है, बड़े ये challenges बहस हैं तो इस तरह जारी से। रहेगी। भट्टी साहब ये बताइए जो कि ब्यूरोक्रेट्स जी, की, मेरी सिर्फ एक लास्ट पॉइंट, जो ब्यूरोक्रेट्स की आप बात कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स दरमियान में आ जाते हैं, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, आ जाते हैं, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल किसने करना है और कैसे करना? 3 साल गुजर गए हैं इमरान साहब, 3 साल के अंदर आप किसी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ भट्टी साहब, तो कैसे सही होगा? तो फिर आप सामने आइए, आके माफी मांगिए और कहिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप किसी और को सामने ले आइए, क्योंकि ये इस तरह से तो आप मतलब आपने 70 साल में बेड़ा गर्क कर दिया और वो 2 साल में और आगे आप पीछे में आके 70 माफी साल- मांग ले। वाह, 3 साल का टाइम क्या बहुत असूल टाइम होता है। आपने कभी पूछा है इसके कि अंदर आपने कभी पिछले को पूछा है कि जनाब आपने 10 सेक्रेटरी तो बनाए सारा हैं दिन आप सीनियर, पिछलों को ही पूछते हैं, तो और ये- सारा वक्त पिछलों को ही पूछते हैं। इमरान साहब, आपको भी पता है कि यहाँ एक सुप्रीडेंट से सेक्रेटरी बनने के लिए 20 से 25 साल का अरसा चाहिए। आपने 20 से 25 साल के नाहल अफसरान लगा दिए महकमों के अंदर जो किसी काम को करने को तैयार ही नहीं है। कोई बाहर चला जाता 2 साल की छुट्टी पे तो मगर फिर दूसरा- आप भी तो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। ठीक है, मुझे प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। भट्टी साहब ये बताइए कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में हमें शहबाज शरीफ की टीम बहुत मुतहरक नजर आई और नताइज भी फिर हमें मुख्तलिफ नजर आए। उन नताइज से जब मरियम साहिबा कैंपेन करती थी और इलेक्शन के नताइज जो थे वो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं आते थे। तो ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ आपके ख्याल में उनकी सरपरस्ती इलेक्शंस हों तो क्या नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में आ सकते हैं? देखिए, मैं अपने पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि आपके जीबी के इलेक्शन, आपके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अगर वहाँ पे मरियम नवाज साहबा के अलावा अगर उनकी बजाय वहाँ पे मियां शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाता तो वहाँ पर भी रिजल्ट अलग होने, वहाँ पर भी आपकी पोजीशन अलग होनी थी। आप देखें अभी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी जब अवाम के सामने आपने फौज के खिलाफ आप देखें इस पूरी कैंपेन के अंदर किसी बिल्कुल ना हमने वोट को इज्जत दो ठीक का है, नारा सुना, ना आपने हमने वोट इदारों को पे इज्जत दो का तनकीद नारा सुनी। सुना, ठीक है, ना आपने कोई तनकीद सुनी इदारों के ऊपर। अब इस तरह की जो चीजें आपने सिर्फ इसके अंदर जो कैंपेन की, इसके अंदर अवाम को सिर्फ खिदमत के बारे में कहा कि जी हमें आपने पहले मौका दिया था, हमने आपकी खिदमत की थी, हम अब भी आपकी खिदमत करेंगे। वो बात अवाम को समझ में भी आई है और ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की खामोशी जो रही है उसकी वजह से भी पीटीआई की एक अच्छी पोजीशन रही है पंजाब के अंदर, सॉरी PMLN की। ठीक उसकी है वजह से इमरान, आप क्या अगर अभी भी कहेंगे? यहाँ पे वो आ जाती तो उन्होंने दोबारा से वही अपना वो एक जो जाती मफादात हैं उनको सामने रख के सियासत करनी थी और दोबारा मज़ाहमत का जो बयानिया है, इमरान क्या बिल्कुल, कहेंगे? बिल्कुल। मज़ाहमत का बयानिया PMLN को सूट नहीं कर रहा, मफाहमत जो है वो हमने देखी तो उसमें नताइज भी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मफाहमत आप कितनी की कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना जो घर है, मिसाल के तौर पर जो केसेस हैं आपके अपने, पहले उनको समेट लें। मरियम कितने केसेस में इन्वॉल्व है और कितने में उनको सजा हो चुकी है,
पहले वो सारी चीजों को, मामलात को ठीक कर लें। अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि हमें जनाब बाहर जाने दिया जाए। मैंने अकेले ने यहाँ बाहर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के अपने बेटे की शादी देखी, पूरा खानदान वहां था, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं जा सकते हैं, तो हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो बीबी आप सबसे पहले अपने केसेस को खत्म करवा लें, फिर आपको ना किसी ने रोकना है और ना किसी को रोकने की जरूरत है। मफाहमत की बात आप करते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से करते हैं। आप स्ट्रेट अवे आके नहीं कहते कि हमें जाने दें पहले क्योंकि आपने वो कोशिश करके देख लिया, आपकी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और आप पर अब ट्रस्ट भी नहीं किसी को रहा कि आपको अब मफाहमत के रास्ते अगर आप चले भी आपके ऊपर कोई एतबार करे। शहबाज शरीफ साहब का मामला भी इसी तरह से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर भैया बाहर बैठे हुए, वो अभी तक वापस नहीं आए। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक आप अपना दामन साफ नहीं कर लेंगे। हाँ, वोटर 50 साल से आपको देख रहा है, आपने जिन लोगों के लिए काम किया है, जिन लोगों के हलकों में आपने काम किया है, और जो होता है ना वो जज्बाती वर्कर और प्योर वर्कर होता है, वो आपके पास अच्छी बड़ी तादाद में वो आपको वोट देगा, क्योंकि वो नस्ल आपको वोट डालती रहेगी। आने वाली नस्ल, देखिए आज तहरीक इंसाफ के पास अगर सीटें हैं तो वो नई नस्ल जिनकी सोच तब्दील है उनकी सीटें उनके पास। पुराने लोग पीपल्स पार्टी के आज भी पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं, नून लीग के लोग आज भी नून लीग को वोट डालते हैं। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए हमने वोट नून लीग को देना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरानी जमात तो नहीं है ना उनका। हाँ, पुरानी जमात है, स्ट्रगल नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके थोड़ी जगह बनाने में कामयाब होगा। इतनी सियासी जमातें आप देख लें, माजी में आपके पास 100 से ज्यादा सियासी जमातें, पीडीएम में देख लें 8-9 सियासी जमातें हैं ना, कितने वोट लिए उन्होंने, कितनी सीटें उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में, गिनती से। अब मौलाना साहब की सीट ही देख लें, एक सीट है पूरे पाकिस्तान में, और फिर हम ये कहते हैं कि हम अवाम की नुमाइंदा जमात हैं और सबसे बड़ी जमात है, और हम उन 11 इमरान, मेरे पास वक्त कम है, मैंने पीपल्स पार्टी पे भी आपसे एक कमेंट लेना। पीपल्स पार्टी जो है वो भी सिंध उनका गढ़ है और वहां पे 14 साल से हुकूमत है, वहां पे उनकी कोई हमें खास खातिर खा कामयाबी नजर नहीं आई, और पंजाब में तो बिल्कुल ही कहीं नजर नहीं आया। देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एमक्यूएम वर्सेस पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करता था। आज पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हैदराबाद के अंदर जहां एमक्यूएम सारी सीटें जीता करती थी, वहां पर ज्यादा सीटें किसने जीती हैं? पीटीआई ने। कराची के अंदर या मुख्तलिफ इलाके के अंदर तो कुछ सीटें जीती होंगी, लेकिन पीटीआई ने बताया तो है ना, शो तो किया ना कि हम अब सिंध के अंदर भी सीटें जीतनी शुरू कर दी हैं। और ये साबका इलेक्शन में आप देख लें कराची के अंदर कितनी सीटें हैं। भट्टी साहब से भी कमेंट। इमरान साहब, यहाँ से आप कंपैरिजन करें कि अगर सिंध जैसा सूबा कि जहाँ पे आज तक नून लीग इतनी पुरानी जमात हो के वो किस तरह से पीपल्स पार्टी को कंपटीशन नहीं कर सकी, उसके मुकाबले में इस तरह सीटें नहीं जीत सकी, और वहां से अगर पीटीआई इतने अच्छे नंबर के साथ, ये जो पीटीआई पीपल्स पार्टी के बराबर होके आई है ना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। मैं उस पर कंपैरिजन कर दूं, छोटा सा पॉइंट। लेकिन मैं मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मैं आपके वही पहले वाले सवाल की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन यही कंपैरिजन आप पंजाब के अंदर करके देखें, भाई सिंध के इस कंपैरिजन के साथ अगर वहां पर पीपल्स पार्टी के साथ जाके पीटीआई खड़ी होगी है ना, उसका मुकाबला कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर पीटीआई को क्लीन स्वीप करना चाहिए था। नहीं, अगर नहीं हो सकता। मैं बता देता हूँ ना, कैसे नहीं सर, हो सकता। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया ना सिंध में, मुख्तलिफ चीजें, बट इसको मैच कर रहे हैं आप, गलत मैच। मेरे हिसाब से मुझे बताएं, सिंध में काम किया पीपल्स पार्टी ने? नून लीग ने तो काम किया था ना। अगर शहबाज शरीफ को कहते थे कि वो बहुत तेज काम करते, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो थी उनकी पंजाब में माजी में बड़े अच्छा काम है, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना। उसकी बेस पर वो आज भी अपने वोट पंजाब से उठाती है। पीपल्स पार्टी क्या करती है? पीपल्स पार्टी ने पिछले 40 सालों में कौन सा ऐसा तीर मारा है? ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, दूसरे मौजू की तरफ जाना है। लास्ट कमेंट कर दें, इन नताइज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शंस की जानिब जाएगी? जी इमरान। सॉरी, क्या सवाल क्या था आपका? ये नताइज जो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के जो नताइज सामने आए, इनको मद्देनजर रखते हुए बल्दियाती इलेक्शंस करवाएगी? देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि लिटिगेशंस बड़ी होंगी। गो के ये जो टेन्योर है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिन चेयरमैन को बहाल किया है, और नए बल्दियाती निजाम के तहत वो चेयरमैन नहीं होंगे, वो अवामी नुमाइंदे बाकायदा तौर पर जो आइन में लिखा गया वही होंगे। और अगर ये रौला ना डाल दें कि जी हमें जितनी देर मुअत्तल रखा गया है वो वाला टेन्योर भी हमारा पूरा करने दे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, वरना अगला साल बल्दियाती इलेक्शन का। ठीक है, भट्टी साहब, बल्दियाती इलेक्शन होंगे?
जी बिल्कुल होंगे जी। होंगे। खान साहब बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी, और ठीक है। लेकिन अभी प्रोग्राम में हमें शामिल करिए एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। चुके हैं आईसीसी में चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं रमीज राजा। एमसीसी की मौजूदा वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के रुकन हैं। इनका शुमार दुनिया के मारूफ ब्रॉडकास्टर्स में भी होता है। एहसान मानी ने 3 साल तक पीसीबी चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। कैसी है इनकी सिलेक्शन? इमरान, कैसा देख रहे हैं आप इस नई सिलेक्शन को और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसको? देखिए जी, पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, आते ही उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी डिफेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो अटैकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उन्हें कहेंगे, को जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट की बात करते रहे हैं, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा वो कितने अटैकिंग होते हैं और कितने अग्रेसिव होते हैं। लेकिन अभी अभी जो वो काम कर रहे हैं वो यही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आते मीडिया से मदद मांग ली है कि प्लीज हाथ हौला रखो और मुझे बताते रहो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ और सिस्टम में क्या गलतियां हो रही हैं, ताकि देखिए इतना अरसा मीडिया में रहने वाले, कमेंट्री करने वाले लोगों पर तनकीद करने वाले, लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयां बयान करने वाले आज मीडिया के सामने आकर भी मुझे थोड़ा बेबस दिखाई दिए। और जो उनके स्टांस की बात है कि वो एग्रेसिव स्टांस के साथ आए हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे इशारे दिए हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने वाले में भी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में हो तो 90% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सफाई हो जाए। मगर जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि बेहतरीन टीम है, इसको सपोर्ट करें, जितना बैकअप करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो तारीफ कर दी टीम। तो क्या करें, अब उन्होंने टीम अनाउंस करवाई है या टीम अनाउंस हुई नहीं है, उन्होंने टीम खुद अनाउंस करवाई है। जो चाहे वो कहें कि जैसी भी टीम अनाउंस हुई है, ये उनकी मर्जी के साथ। जो 15 लड़के अनाउंस हुए हैं, जो 3 रिजर्व अनाउंस हुए हैं, ये उनकी मर्जी के साथ हुए हैं। अब मुझे लग रहा है, अब मैं फिर वही बात करूंगा, जो यू टर्न इमरान खान साहब लेते हैं ना, उनके आने वाले बंदे भी वही यू टर्न लेंगे और रमीज राजा भी यू टर्न लेंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे आईसीसी को कि उनके पास जो थोड़े से दिन हैं उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से, लड़कों को चेंज करने के हवाले से, वो यू टर्न लेते हुए उन लड़कों को चेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि जो अवामी राय है कि जिन लड़कों को टीम में आना चाहिए वही लड़के टीम में आएंगे और वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद रमीज राजा के लिए यू टर्न लेना बहुत जरूरी हो गया और उनकी मजबूरी बन गई। ठीक है, ये जो साबिक क्रिकेटर्स के कुछ बयानात हैं वो भी शायद आफरीदी साहब कहते हैं कि नए चेयरमैन को मुखलिस और पेशेवर खिलाड़ियों को आगे लेके आना चाहिए। फिर नौजवान खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी को मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। ये साबिक क्रिकेटर्स के बयानात हैं। ये नौजवान लड़कों की सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन की जो बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर से छोड़ नीचे से शुरू करें। आप ऐसा करें, जो 15 साल के लड़के आप सिलेक्ट करते हैं ना, 16 साल के अंडर 16, उन लड़कों को लेकर आए, ताकि जब आपके पास ऊपर वाली स्लॉट, जब आपको सिलेक्ट करने के लिए इंटरनेशनली आप compete करते हैं, आपको पता है कि आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से खेलना है, तो फिर आपके पास जरा दिलेर और जिगर वाले लड़के होने चाहिए। वो मम्मी डैडी और नीचे से सफारची और खिला पिला के जो लड़के ऊपर आते हैं ना, वो लड़के एक आपके पास और बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन को बतौर हेड कोच और नॉन फ्लेंडर को ये कोच होंगे। और इनकी कैसे देख रहे हैं आप बतौर कोच इनको, और सत्यान मुश्ताक जबकि और अब्दुल रज़ाक को अबूरी कोच मुंतखब किया गया? देखिए, यही वही वाली बात कि आप जल्दी में फैसले कर लेते हैं, और जल्दी में जब आपके पास प्लान था कि आपके पास मैथ्यू हेडन और फ्लेचर हैं, तो फिर आपको ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर यू टर्न लिया ना आपने। वही वाली बात जो इससे पहले मैं कर रहा था, पहले आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए अब्दुल रज़ाक को, सकलैन को जिम्मेदारियां दी, और अब आप क्या कर रहे हैं, आपने मैथ्यू हेडन को निकाला है अपनी वक्की से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लोगों को ये जरूर पता था कि आप लेके आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद लेके आएंगे। अब आप ले तो आए हैं उन्हें, लेकिन अगर आप ये फैसला पहले कर लेते तो आपको यू टर्न वाला जो पूल है ना, जो यू टर्न लेते हैं सारे लोग, उसमें आप आते। चले खैर, आपने एक फैसला कर लिया है,
देखते हैं ये फैसला आपका कैसा है, तो फिर आपको ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर यू टर्न लिया ना आपने। वही वाली बात जो इससे पहले मैं कर रहा था, पहले आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए अब्दुल रज़ाक को, सकलैन को जिम्मेदारियां दी, और अब आप क्या कर रहे हैं, आपने मैथ्यू एडन को निकाला है अपनी वक्की से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लोगों को ये जरूर पता था कि आप लेके आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद लेके आएंगे। अब आप ले तो आए हैं उन्होंने, लेकिन अगर आप ये फैसला पहले कर लेते तो आपको यू टर्न वाला जो पूल है ना, जो यू टर्न लेते हैं सारे लोग, उसमें आप आते। चले खैर, आपने एक फैसला कर लिया है, वो इतने सियाने हैं कि इनको समझा सकते हैं। और खास तौर पर अगर ये उस शख्स के पीछे ना लगे जिसने आज तक हर आने वाले चेयरमैन के लिए सपोर्ट की, उसको लगवाया, इवन के बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगवाया, बहुत बड़ा नाम है। मैं एज ए खिलाड़ी तो वो बहुत अच्छे काम करते रहे, लेकिन यहाँ पर उनकी मुझे दो चीजें होती है ना, जैसे क्रिकेट में सियासत है तो कहा जाएगा कि ये काम करने नहीं दिया जा रहा। कोई पीसीबी का ऐसा आ जाए जिसको कहा जाए कि ये चेयरमैन ऐसा बंदा है कि ये काम करवा लेगा। आप देखते हैं कि रमीज राजा इस तरह के बंदे हैं कि वो इस सीट के लिए बिल्कुल मौजू हैं और करवा लेंगे। जो पहली बात तो ये कि अगर उनके साथ सियासत ना हुई, उनकी टांगे ना खींची गई, उनकी जो वो प्लान वो पूरे हुए, तो मुझे लगता है कि काम कर लेंगे। अगर उन्हीं की टांगे खींची तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, भट्टी साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पे? जी, स्पोर्ट्स के बारे में तो इमरान साहब जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे देखने में ये लगा है कि जी एक बड़ा अच्छा सीन लिया गया है कि कम से कम वो जो पहले जो जिन लोगों को क्रिकेट का पता ही नहीं कल पता की कहना है, कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कहना कि उस्मान बुज़दार है। यू टर्न अपनी फील्ड का बंदा है और वो मेरे ख्याल है कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। उस्मान बुज़दार, इमरान साहब, मैं आपसे अभी भी यही कहूंगा, ठीक है, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती होगी, लेकिन उनको कंट्रोल कैसे करना है भाईजान, उनको इन्होंने ही कंट्रोल करना है ना। ठीक है भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इमरान सोहेल साहब सीनियर सहाफी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ समर भट्टी साहब सीनियर तज्जिया निगार मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।